हर लड़की की तरह मैं भी शादी का सपना देखकर जवान हुई थी। मेरी आंखों में अपने ससुराल के प्रति एक अलग ही भाव और सम्मान था। मेरा हमेशा से ख्वाब रहा था कि मैं ससुराल दुनिया का सबसे अच्छा ससुराल हो। अब मुझे वहां पर कभी भी अपने मायके की याद ना आए, क्योंकि मैंने हमेशा यही कामना की थी, भगवान मुझे बहुत ही प्यार करने वाला परिवार दे। जिस तरह मैं अपने मायके में अपने मम्मी पापा की राजकुमारी थी, मेरी हर ख्वाहिश मेरे मम्मी पापा ने पूरे किए थे। मुझे कभी भी किसी चीज की कोई भी कमी नहीं होने दी थी। और अब मेरी यही तमन्ना थी कि मेरा ससुराल भी मुझे इसी तरह से मिले। लेकिन चाहने से क्या होता है, होता तो वही है जो नसीब में लिखा होता है। बहुत ही धूमधाम के साथ मेरी शादी मेरे मम्मी पापा ने बहुत ही अरमानों के साथ किए थे। और अभी मेरी शादी को सिर्फ 2 ही महीने हुए थे, लेकिन इन 2 महीनों में ससुराल की और वहां के परिवार वालों की जो हकीकत मेरे सामने आई, उसे देखकर और सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 महीना ही हुआ था, और इन 2 महीनों में इस घर में जो कुछ होता हुआ मैं देख चुकी थी, उसने मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ससुराल इस तरह का होता है। और अगर ससुराल और ससुराल के परिवार वाले इस तरह के होते हैं, तो भगवान ना करे मेरा जैसा ससुराल किसी भी लड़की का कोई भी जन्म में मिले। चाहे लड़की बिन शादी के मर जाए, परंतु उसे यह ससुराल कभी भी नसीब ना हो। क्योंकि मेरी शादी को 2 महीने तो बहुत ही आराम से गुजर गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने सपना अपने ससुराल में देखा था, वह भगवान ने मुझे दे दिया। लेकिन मेरी यह सोच बिल्कुल ही गलत थी। अभी तक तो सब सही था, परंतु जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरे ससुराल के परिवार वालों के चेहरे सामने आना स्टार्ट हो गया था। और उसमें सबसे खतरनाक मेरे जेठ जी थे, जिन्होंने मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाकर रख दी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ये जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है, क्योंकि मेरी जेठ मेरी जिंदगी को मुश्किलों से भरा बनाता जा रहा था। मैं तो अधिक समय अपने कमरे में ही रहती थी। मैं जल्द से जल्द अपने सारे काम करके कमरे में आकर अपनी मनपसंद किताबें पढ़ने लगती थी। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत ही शौक था, और मैंने अपना यह शौक ससुराल में भी आकर कायम रखा था। अगर एक दिन भी मैं किताब नहीं पढ़ती तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, और मैं हमेशा पारिवारिक कहानी और ये किताबें ही पढ़ती थी। और जब से मैं किताबें पढ़ना स्टार्ट की थी, तभी से मेरे मन में अपने ससुराल के लिए अलग ही छवि बन गई थी, जिसमें प्यार करने वाला पति, माता पिता, जेठ जेठानी, सास ससुर और भाई के जैसा देवर और बहन के जैसे ननद और हमेशा देखा करती थी। लेकिन यह सब सिर्फ काल्पनिक था। मेरे नसीब में तो भगवान ने ऐसा ससुराल लिखा था कि मैं उसके बारे में जितना भी बताऊं कम है। ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और अपनी किताबों में बिजी रहती थी। मेरा मन भी होता कि मैं कभी हॉल में बैठ कर टीवी देख लूं, तो कभी बालकोनी में खड़े होकर बाहर का नजारा निहार लूं। लेकिन मुझे अपने जेठ से इतना डर लगता था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब भी जेठ सामने होता तो मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस होता था, और मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता था, क्योंकि उनकी गंदी निगाहें हर वक्त मुझे देखते रहती थी। वो तो हमेशा बिना कमीज के सिर्फ एक पतली सी धोती के लंगोट पहनकर पूरे घर में घूमते रहते थे। और उनकी धोती भी इतनी पतली होती थी कि उसमें उनका पूरा वजूद दिखता रहता था। लेकिन उन्हें तो एक जरा भी इस बात की शर्म नहीं लगती थी कि घर में उनके अलावा और भी लोग रहते हैं। और यही चीज मुझे बहुत ही नागावार गुजरती थी। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी नज़र कभी भी जेठ पर ना पड़े, और ना ही उनकी नज़र मुझ पर पड़े। मैं गांव के इस तरह के वातावरण में कभी भी नहीं रही थी, और यहाँ के ये अजीब तौर तरीके मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आते थे। मैं बचपन से शहर में रही थी, और वहीं पर मेरी पढ़ाई लिखाई सभी कुछ हुई थी। मैंने कभी भी गांव नहीं देखा था, परंतु मेरी किस्मत में शादी करके गांव आना लिखा था, और यही मेरे साथ भी हुआ था। अचानक से गांव में शादी हो जाने के कारण मैं यहाँ के तौर तरीके बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। रोज कुछ न कुछ इस गांव में होता ही रहता था, और उससे ज्यादा तो मेरे घर में होता रहता था। और फिर एक दिन जब घर पर सिर्फ मैं और मेरे जेठ ही थे, क्योंकि मेरे पति काम के कारण उस रात लेट से आने वाले थे। उन्होंने मुझे फोन करके बता दिया था कि मैं लेट से आने वाला हूँ, और मेरी जेठानी अपनी माँ से मिलने के लिए मायके गई हुई थी, क्योंकि अचानक ही उनकी मम्मी की तबीयत बिगड़ गई थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो रात तक वापस आ जाएगी। जेठानी का मायका ज्यादा दूर पर नहीं था, मेरे ससुराल से मात्र 1 घंटा आने जाने का रास्ता था। और जेठानी अकेले ही अपने मायके चली जाती थी और चली आती थी। शाम का समय हो रहा था। मैं जल्द से जल्द खाना बना रही थी, क्योंकि मुझे अकेले ही सारा काम करना था। जेठानी तो थी नहीं,
नहीं तो वह मेरी मदद कर देती। और अब जब मैं किचन में आराम से खाना बना रही थी तभी जेठ मुझे टकटकी लगाए हुए बस एक नज़र से देखे जा रहे थे। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे जेठ मुझे लगातार देखे जा रहे हैं। मैं तो खाना बनाने में मगन थी। उस दिन गर्मी बहुत थी किचन में काम करते वक्त मैं गर्मी से एकदम बेहाल हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि अभी तो घर में कोई नहीं है तो क्यों ना मैं अपना दुपट्टा उतार कर अलग कर लूँ। ऐसे करने से सच में मुझे बहुत ही आराम लग रहा था और अब मैं आराम से ध्यानपूर्वक खाना बना रही थी। जेठानी और पति तो घर में थे नहीं और जेठ जी अपने रूम में थे। मुझे अंदाजा नहीं था वो रूम से निकलकर आकर मुझे इस तरह से टकटकी लगाकर देखेंगे। मैंने दुपट्टा अपने बदन से हटा लिया था और यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और वह ऐसी गलती थी जिसकी सजा मुझे मिली। लेकिन इस चीज के लिए मुझे इतनी भयानक सजा मिलेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। शहर में तो वैसे भी कुछ भी पहन लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद केवल कुर्ती और पैजामा पहनकर अपने मायके में बाजार चली जाती थी। दुपट्टा लूं या ना लूं कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज यह फूल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन गई। आज अचानक ही मुझे अपने जिस्म किसी की आंखों की तपिश महसूस हुई और मुझे ऐसा लगा कि इस तपिश की गर्मी में मैं जल जाऊंगी। और फिर मैं जैसे पीछे पलटी तो मेरी नज़र अपनी जेठ पर पड़ गई जो कि बिना कमीज के और सिर्फ एक पतली सी लंगोट टाइप की धोती पहने हुए बस मुझे ही निहारे जा रहे थे। उनका इस तरह से मुझे यूं निहारना देखकर मैं एकदम से घबरा गई और मेरे हाथ से कांच की गिलास जमीन पर गिर गई जो कि चूर चूर हो गई। और जब ग्लास का आवाज हुआ तब जेठ भी अपनी दुनिया में वापस लौटे और हड़बड़ा कर इधर उधर देखकर वहां से निकल गए। आज उनका यह अंदाज देखकर मैं अब सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि आखिर जेठ जी ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। पहले तो मैं उनको देखकर सिर्फ घबराती ही थी परंतु आज जो मेरे साथ हुआ था वह तो मुझे उनसे डर लगने लगा था। मैंने तुरंत अपना दुपट्टा अपने गले में अच्छे से लपेट लिया और अपने पूरे जिस्म को ढककर फिर खामोशी के साथ काम करने लगी। जल्दी ही खाना बनाकर मैं अपने कमरे में आ गई थी लेकिन मेरे दिमाग से वह बात जा ही नहीं रही थी। बार बार मुझे अपने जेठ की वह आंखें जो मेरे जिस्म को घूर रही थी वही नजर आ रहा था। मैंने अपने कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया था और किताबों में अपना मन लगाने लगी। लेकिन मेरा मन था कि अब किताबों में भी नहीं लग रहा था और मुझे अंदर से डर भी लग रहा था। और अब कुछ घंटों बाद ही जब रात हुई तब मेरे पति और जेठानी दोनों ही घर आ चुके थे। फिर जब सब लोग रात में एक साथ खाना खाने के लिए बैठे आज मुझे खाना खाने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। मन तो हो रहा था कि मैं अपने पति को सारी बातें बता दूं लेकिन मैं बिल्कुल चुप रही और फिर अपने पति के साथ खाना खाने के बाद मैं कमरे में आ गई। मेरे पति तो कमरे में आते ही तुरंत ही सो गए। मैं उनसे कुछ कहना चाह रही थी लेकिन उन्होंने कहा मुझे बहुत ही नींद आ रही है सुबह बात करता हूँ। और फिर यह कहकर वह सो गए। मैं भी क्या करती मैं भी अपने पति को पकड़कर सो गई। लेकिन अचानक से आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं अचानक हड़बड़ाकर उठी और अपने पति की तरफ देखने लगी तो वह तो गहरी नींद में सो रहे थे। मुझे अब काफी डर महसूस हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इधर उधर नजर दौड़ाई लेकिन अब मुझे कोई नजर नहीं आया। फिर मैं करवट बदल कर अपने पति को पकड़कर सो गई लेकिन अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे कि कोई मुझे देख रहा है। मुझे बार बार वही एहसास हो रहा था और अब मैं उठकर बैठ गई और चारों तरफ काफी बारीकी के साथ अपनी निगाहें घुमाने लगी। अचानक मेरी निगाहों मेरे कमरे की खिड़की की तरफ पड़ी और उसके बाद मैं वहां पर जो मंजर देखा वह देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगा कि यह मेरी आंखों का भ्रम है लेकिन नहीं यह सच्चाई थी। मैंने देखा कि मेरे जेठ खिड़की खोलकर हमारे कमरे के अंदर ताक झांक कर रहे थे और उनकी नजरें सिर्फ मेरी वजूद पर ही थी। न जाने कब से वो सब देख रहे थे और फिर ये सब देखकर मैं बहुत बहुत डर गई। और जैसे मेरी नज़र उनकी निगाहों से मिली तो वो फौरन खिड़की से हटकर घर के अंदर चले गए। यह सब कुछ मुझे बहुत ही हैरानी में डाल रहा था। आखिर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा था मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। कोई आदमी इतना गंदा कैसे हो सकता है जो कि अपने ही घर में इस तरह की नीच हरकतें करे। शादी के 2 महीने तो मेरे बहुत ही आराम से गुजर गए थे। उन्होंने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की थी जो कि मुझे नागवार लगती। लेकिन आज उनका यह हरकत मुझे डरा गई थी। मैं इस बारे में अपने पति को बताना चाहती थी कि आपका भाई मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देख रहे हैं। मुझे उनकी नज़रों में गंदगी नज़र आ रही है। कोई भी अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन यह सिर्फ आज ही हुआ था। इसी वजह से मैंने अपने पति को बताना सही नहीं समझा
और मेरे दिमाग में बस यह बात आ गई कि कहीं मेरे पति यह बात सुनकर गुस्सा ना हो जाए और अपने भाई को कसूरवार ना समझकर मुझे कसूरवार ना समझ ले, क्योंकि वह उनके भाई हैं और बड़ा भाई तो वैसे भी बाप की जगह होता है। माँ बाप के बाद अगर घर में बड़ों में किसी का स्थान आता है तो वह बड़ा भाई का ही आता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही था। और तो और ससुराल आने के पहले ही माँ ने मुझे समझा भी दिया था कि चाहे जो भी हो जाए किसी से बहस मत करना, किसी से कुछ भी मत कहना और जहाँ तक हो सके बर्दाश्त करना, क्योंकि पहले से ही यह सब यही कह रहे हैं कि शहर की लड़की है, ना जाने कैसी होगी। और अब मेरे दिल में यही बात बैठ गई थी। अब मैं कुछ भी कहती तो सब यही कहते कि शहर से आई है, पढ़ी लिखी है, तो अपनी पढ़ाई का और शहर में रहने का रौब झाड़ रही है। यह सब सोच सोच कर मेरा दिमाग दर्द के मारे फटने लगा था और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब अगर मैंने एक जरा और भी सोचा तो हो सकता है कि सच में मुझे कुछ हो जाएगा। इसलिए अब मैंने यह सब बात सोचना बंद कर दिया और दरवाजे और खिड़की को अच्छे से बंद करके सो गई। और इसी सब कारण से सुबह मेरी नींद बहुत ही लेट खुली तो मैंने देखा कि सभी लोग उठ गए थे। मेरी जेठानी की बेटी जो कि 10 साल की थी, जेठानी उसे जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। सभी लोग अपने काम में बिजी थे और अब मैं भी किचन में जाकर अपने पति के लिए नाश्ता बनाने लगी थी, क्योंकि मेरे लेट से उठने के कारण आज नाश्ता बनाने में भी लेट हो गया था। जेठानी मेरी बहुत ही मिलनसार थी, मुझसे हर समय अच्छे से बातें करती थी और हमेशा इधर उधर की बातें बताते रहती थी। वह मुझे हमेशा अपनी छोटी बहनी समझती थी और अगर मुझसे कभी कोई गलती भी हो जाती तो मुझे समझाती थी। फिर तभी अचानक मेरे दिल में एकदम से ख्याल आया, क्यों नहीं इस बारे में अपनी जेठानी को बता दूं। आखिर जेठानी मुझे इतनी मानती हैं, अवश्य मेरी बात समझेगी, क्योंकि एक औरत दूसरी औरत का दर्द अच्छी तरह से समझ सकती है। लेकिन फिर मेरे मन में यह बात आ गई कि अगर मैं जेठानी को यह बात बताई और उन्होंने मेरी बात को समझा नहीं तो ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। और तो और मेरी जेठानी अपने पति से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। मैं देखती थी कि जेठानी अपने पति की हर बातों को आंख मूंद कर विश्वास करती थी और अगर मेरी यह बातें उन्हें बुरी लग गई तो हम दोनों का रिश्ता भी खराब हो जाएगा और इस घर का माहौल भी खराब हो जाएगा और सारे इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही आ जाएंगे और मैं घर का माहौल बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती थी। और इसी वजह से मैंने खामोश रहना फिलहाल के लिए सही समझा और चुपचाप अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद ही पति और जेठ भी जाग चुके थे और मैं और जेठानी हम दोनों ने नाश्ता वगैरह सभी के लिए लगा दिया और हम लोग सब एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। मैं इस तरीके से बैठी थी कि मेरा पति और जेठ आमने सामने टेबल पर बैठे हुए थे और मैं उनके बीच वाले हिस्सों में बैठी हुई थी और मेरी जेठानी भी मेरे सामने ही बैठी हुई थी। टेबल चक्कोर हिस्से में लगा हुआ था कि अचानक ही बात करते करते मेरे जेठ ने मेरे रन पर अपना हाथ रख दिया। उनका हाथ लगने से मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। मैं फौरन उनसे दूर हुई और अपने पति के करीब होकर बैठ गई। अपने जेठ की इन हरकतों पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरा खून खौलने लगा था, लेकिन जेठ बिल्कुल भी ऐसे हो गए थे जैसे कि कोई बात ही ना हुई हो। मेरे पति ने भी मुझे आंखें दिखाकर नॉर्मल रहने का इशारा किया, जबकि मेरी निगाहें जब मेरी जेठानी की आंखों से मिली तो मैं देख सकती थी यह मंजर उनकी आंखों से भी छुपा नहीं था, लेकिन वह एकदम से चुप हो गई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कोई भी औरत अपने पति की इस हरकत को कैसे बर्दाश्त कर सकती है। जेठानी जी को समझ में आ गया था कि जेठ जी ने मेरे साथ क्या किया, फिर भी उन्होंने एक बार भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी ही देर में सभी ने खामोशी के साथ नाश्ता किया और उसके बाद वह दोनों अपने काम पर निकल गए। लेकिन आज जो घटना घटी थी उससे तो मैं इतना समझ गई थी कि मेरी जेठ मुझ पर गंदी नजर रख रहे हैं, क्योंकि एक पुरुष की नजर एक औरत से ज्यादा अच्छा कौन समझ सकता है। अब वक्त गुजरता जा रहा था और मेरे जेठ की बदतमीजी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी, जो कि मुझे बहुत ही परेशान कर रहा था और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं बस अपने पति और जेठानी से इसलिए बारे में बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि अगर मैं उन दोनों से कुछ बात करती तो वह लोग समझते मैं अपने जेठ पर झूठा इल्जाम लगा रही हूँ। और वैसे भी गांव के लोग किसी भी बात का उल्टा ही मतलब निकालते हैं। मैं घर का माहौल किसी भी तरह से खराब नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण इस घर में लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाए और लोगों को कहने का मौका मिल जाए कि सभी चीज़ की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। अभी मेरे ऊपर जो गुजर रही थी वो सिर्फ मैं ही समझ सकती थी। मैं इस बारे में अपनी मम्मी पापा को भी फ़ोन करके नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण मेरे मम्मी पापा परेशान और दुखी हो। और इसी वजह से मैं
खामोश रह गई। मेरा पति गांव में थोड़ी दूर पर काम करता था। वो सुबह काम पर जाते थे और रात तक वापस आ जाते थे। लेकिन एक रात अचानक ही उनका मेरे पास फोन आया और वो कहने लगे, नंदनी, आज फैक्ट्री में बहुत ही ज्यादा काम है और मालिक ने कंपनी की सारी जिम्मेवारी मुझे ही सौंपी है। जब तक यहाँ का काम खत्म नहीं होता तब तक मैं नहीं आ पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि सुबह तक काम खत्म होगा। मैं इसी कारण आज रात को मैं घर पे नहीं आ पाऊंगा। तुम मेरा इंतजार मत करना, खाना खाकर सो जाना। मैं सुबह सुबह ही चला आऊंगा। अपने पति की बात सुनकर एक पल के लिए तो मैं बिल्कुल भी सहम गई। मुझे अंदर से बहुत ही डर लगने लगा। मैंने तुरंत ही उन्हें कहा, प्लीज आप घर आ जाओ ना। जाने क्यों मुझे डर सा महसूस हो रहा है। अंदर से मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है और अपने आप को मैं बिल्कुल भी महफूज महसूस नहीं कर पा रही हूँ, जबकि मेरे जेठानी घर के अंदर ही मौजूद थी। यह बात सुनकर मेरे पति मुझे समझाने लगे, कोई बात नहीं, घर पर सभी लोग तो मौजूद है। भैया भाभी सभी लोग तो घर पर ही है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ज्यादा डर लगे तो तुम भाभी को अपने कमरे में बुला लेना और सुनो, खाना वगैरह खाकर आराम से सो जाना। क्योंकि मुझे पता है कि मैं आज रात कितनी भी कोशिश कर लूं परंतु नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि काम ही ऐसा आ गया है। मेरे पति ने साफ शब्दों में मुझे बोल दिया था, आज मैं किसी भी कीमत पर घर नहीं आ पाऊंगा। यह बात सुनकर मैं बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। और खाना खाने के समय जब सभी लोग मेरे पति आकाश के बारे में पूछने लगे तो मैंने अपनी जेठानी को बता दिया कि आज आकाश घर नहीं आ पाएंगे। यह बात सुनकर मेरे जेठ के चेहरे पे एक चमक आई थी जो मेरी आंखों में बिल्कुल भी छुप न सकी थी। लेकिन मैं कुछ भी ना बोली और खामोशी से खाना खाकर कमरे के अंदर चली गई। यह शादी के बाद की मेरी पहली रात थी जो आज मैं अपने पति के बगैर गुजार रही थी। और आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मुझे बार बार अपने पति की याद आ रही थी। आज मैंने दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया था और बार बार दरवाजे को चेक कर रही थी कि सही से कुंडी लगी है कि नहीं। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, लेकिन जब से मेरे जेठ की निगाहें मुझ पर बदली थी तब से मैं खुद को बिल्कुल भी महफूज इस घर में नहीं कर पा रही थी। यही सब सोचते सोचते न जाने मेरी कब आंखें लग गई, मुझे मालूम ही नहीं। रात को आधी पहर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बेड पर कोई बैठा हुआ है। मैं समझी शायद मेरे पति आ चुके हैं। मैं फौरन ही उनके बाजू से लिपटकर अपने सर को उनके सीने पर रख दिया और आराम से अपनी आंखें बंद करके सोने लगी। लेकिन आज मुझे उनका शरीर कुछ ज्यादा ही बड़ा सा महसूस हुआ था। मुझे किसी अनहोनी का अंदाजा हुआ, इसलिए मैंने झटके से अपनी आंखें खोली और जैसे सामने लेटे हुए बंदे को देखा मेरे होश उड़ गए। मैं फौरन उनसे झटके से दूर हुई, क्योंकि वह इंसान मेरा पति नहीं बल्कि मेरे जेठ था। उनके हाथ में एक नाइटी थी। वह देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वह अचानक ही मेरे नजदीक हो गया और कहने लगा, अरे तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? मैं भी तुम्हारा पति जैसा ही हूँ, मेरे करीब आओ ना। उनकी ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा डरा गई थी। उनका अंदाज बहुत ही अजीब था। मैं डर के मारे कांपने लगी थी। मैं शोर मचाना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हलक में आवाज भी ना हो। मैं बिल्कुल खामोश हो चुकी थी और बस एकटक अपने जेठ को ही देखे जा रही थी। अचानक ही मेरे जेठ मुझसे गलत गलत बातें करना शुरू कर दिए और वह कहने लगे, तुम आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। आज अगर आकाश घर पर नहीं है, हम दोनों को आज की रात का फायदा उठाना चाहिए। मैंने तुम्हारी भाभी को नींद की गोलियां दे दी है, वह सो चुकी है और अब हम दोनों आराम से अपनी रात को रंगीन कर सकते हैं। मुझे तो भाभी का आसरा था। जब पता चला कि उनको नींद की गोलियां देकर सुलाया गया है तो यह सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं तुम्हारे लिए शहर से नाइटी लेकर आया हूँ। जाओ ये पहन कर आओ और मुझे दिखाओ तुम कैसी लग रही हो। और तुम शर्मा क्यों रही हो? सारी की लड़कियां तो वैसे भी शर्माती नहीं है, फिर तुम इतनी क्यों शर्मा रही हो? अरे वह तो खुशी खुशी ऐसे कपड़े पहनती है। मुझे पता है इस नाइटी में तुम्हारा जिस्म बहुत ही सुंदर दिखेगा और तुम्हारे इस खूबसूरत रूप में चार चांद लगा देगा। यह बात सुनकर मेरे हाथ पैर पूरी तरीके से कांपने शुरू हो गए थे। उसकी गंदी नजरें मेरे जिस्म के आर पार हो रही थी। मैंने खुद में हिम्मत की और जो वह मेरा हाथ पकड़कर धीरे धीरे सहला रहा था, मैं फौरन ही उनको खुद से अलग कर लिया और पेट से उतरकर थर थर कांपने लगे। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर मैं चीखती चिल्लाती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जेठानी को तो नींद की गोलियां खिलाकर सुलाया जा चुका था। यानी उनको तो बिल्कुल भी होश नहीं था। यह सब सोच मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगी। अचानक ही जेठ ने मुझे दबोच लिया और मुझे बेड पर फेंक दिया और अचानक उन्होंने अपनी कमीज फाड़ दी और मेरे साथ लगातार
मेरी शादी माँ बाप की पसंद से हुई थी और मैं शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि मैं गांव में शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी मम्मी पापा को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि मैं शहर में ही रही हूँ और मैं केवल शहर वाले लड़के से ही शादी करूंगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे पति से मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से करा दी। पहले पहले तो मैंने बहुत ही शोर मचाया, लेकिन जब मैंने अपनी माँ बाप की खुशी इस रिश्ते में देखी तो अच्छी बेटिया की तरह मैंने खामोशी से सर झुका लिया। शादी हो जाने के बाद सबसे पहले मैं अपनी जेठानी से मिली थी। वह बहुत ही अच्छी औरत थी, उनका रवैया बहुत ही अच्छा था। अगले दिन मैंने सबसे अच्छी चीज वहां की यह देखी, वहां का माहौल बहुत ही सुकून वाला था, लेकिन वहां के तौर तरीके मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, क्योंकि वहां पर छोटी छोटी बातों का बहुत अलग ही मतलब निकाला जाता था। औरतों को लेकर बहुत ही ज्यादा शक्ति थी। मेरी जेठानी अपने पति से बहुत ही डरती थी, लेकिन मैंने एक चीज नोट की थी, वो अपने पति से बेहद मोहब्बत भी करती थी। यह सब चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, लेकिन कभी कभी यह सब चीजें मुझे बेजान भी कर देती थी। शादी के 2 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक मैंने अपने जेठ को नहीं देखा था। लेकिन अब मेरा सामने उनसे अचानक ही हुआ था। उनको देखते ही मेरे अंदर डर का एक लहर दौड़ गया था। वह इंसान देखने में बहुत ही मजबूत जिस्म का था, जबकि मेरा पति इतना मजबूत जिस्म का मालिक नहीं था। और फिर मैंने ईश्वर का शुक्र अदा किया कि मेरे पति इतने ज्यादा मजबूत जिस्म के मालिक नहीं था। मैंने एक बात नोट की, मेरे जेठ मुझे देखकर एकदम से चौंक गए थे। दिन गुजरते जा रहे थे और जेठ की करतूत बढ़ती जा रही थी। वह बेधड़क बिना कमीज के धोती पहने पूरे घर में घूमते रहते थे। यह सब चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि मैंने अपने घर में कभी भी इस तरीके से अपने भाई और पापा को इस तरह के लिबास पहने हुए मैंने अपने आप को बहुत ही छुपा कर रखने की कोशिश की। लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती यह हुई थी, मेरे जेठ ने मेरे जिस्म के उभार को देख लिया था, क्योंकि मैं बिना दुपट्टे के किचन में काम कर रही थी। और उस वक्त ही उन्होंने मुझे देख लिया था, और उसके बाद ही उनकी नीयत मेरे लिए खराब हो गई थी। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। और इस दिन के बाद से मेरे जेठ के तौर तरीके मेरे साथ बदलते जा रहे थे, और वह अचानक ही मुझे बहाने बहाने से छूने लगे थे। उनकी गंदी निगाहें मेरे जिस्म के आर पार होते हुए मुझे महसूस होते रहती थी। मैं हर वक्त दुपट्टे में अपने आप को छुपा कर रखती थी। एक दिन जब मेरे पति काम से वापस नहीं आए, तो उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर मेरे कमरे के अंदर आ गए और मुझे एक नाइटी देते हुए गंदी गंदी बातें करने लगे। मैं फौरन वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले उस शख्स ने मुझे पकड़ लिया और मुझे बिस्तर पर पटक दिया। फिर अपनी कमीज उतारने लगा था। मैं किसी भी तौर पर अपनी इज्जत बचाना चाहती थी, लेकिन यह मेरे लिए नामुमकिन साबित होने वाला था। वह शख्स देखते ही देखते अपनी औकात पर आ चुका था और मुझे बेपर्दा करके मुझ पर हावी हो गया था। मैं तकलीफों के मारे रो रही थी, तड़प रही थी, उनकी मिन्नतें कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे भाई की बीबी हूँ, मुझ पर रहम करो। लेकिन उस दरिंदा इंसान ने मुझ पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। मैं चीख कर अपनी जेठानी को आवाज देती रही, मगर मेरी आवाज दबी दबी थी। तकलीफों के मारे मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। इसकी भारी भरकम शरीर की वजह से मैं इसके नीचे दब गई थी। इसने पूरी रात मेरी इज्जत को तार तार कर दिया, मेरे शरीर को निचोड़ कर रख दिया। मैंने इसके आगे बहुत हाथ जोड़े थे, इसके नीचे से निकलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन यह दरिंदा मुझे काबू कर चुका था। सुबह 4 बजे के करीब वह मुझसे दूर हुआ और कमरे से भाग गया। मैं तो बेहोश हो चुकी थी, और जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मुझे अपने जिस्म पर जगह जगह दर्द महसूस हो रहा था। मेरा जिस्म तकलीफों के मारे बुखार के लपेटे में आ गया था। अचानक ही मेरी नज़र बिस्तर पर पड़ी तो मेरी चीख निकल गई। मेरा बिस्तर खून से भरा हुआ था। मैं समझ चुकी थी कि इस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। मेरी हालत बहुत ही बुरी हो रही थी, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। तकलीफों के मारे मेरा बदन टूटने के दर पर आ गया था, लेकिन मैं अपने आप को इस तरीके से बेबस महसूस नहीं करवाना चाहती थी। मैं शहर की लड़की थी, मैं कभी भी दबकर रहने की आदी नहीं थी। मैं अभी ये सब सोच ही रही थी कि जैसे मेरे पति घर आए तो मैं इनको इनके भाई की करतूत के बारे में बताऊंगी। वह शख्स मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म कर रात भर करता रहा। मैं ये सब सोच ही रही थी कि अचानक मेरे पति दरवाजा खोलते हुए अंदर आया, लेकिन मेरी हालत देखकर दरवाजे पर ही रुक गया और पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ? तुम बिना कपड़ों के क्यों बैठी हो और यह क्या हालत हो रही है? जैसे इसको भी एहसास हो चुका था कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। मैंने भर्राई हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और उसे कहा, यह सब कुछ
तुम्हारे भाई ने किया है, जिसको तुम बाप समझते हो। इस आदमी ने तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बीबी की इज्जत को तार तार कर दिया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठूं और उस घटिया आदमी का मुंह तोड़ दूं, जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। जबकि मेरा पति यह बात सुनकर बस मुस्कुरा रहा था। यह चीज देख के मेरे शरीर का खून खोलने लगा। मैं बिल्कुल हैरान हो चुकी थी। मैंने उन्हें कहा, आप मेरी बात सुनकर हंस क्यों रहे हैं? आपके भाई ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ? तो वह अचानक ही हंसते हुए मेरे बराबर बैठ गए और कहने लगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं आश्चर्यचकित होकर उनकी बातें सुन रही थी। मेरा पति का अंदाज बहुत ही नॉर्मल था। ऐसा लगता था जैसे उनका ही ये सब कुछ प्लानिंग हो। मैं हैरान रह गई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से उठकर चली जाऊं, जबकि मैंने अपने पति का चेहरा देखते हुए नफरत भरे अंदाज में पूछा कि इसका मतलब यह सब कुछ आपके ही क्या धरा है? तो अचानक वह पीछे गिरकर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, यह मेरा ही क्या धरा है? अच्छा है तुम्हें इन सब के बारे में पता चल गया। अब तो तुम साथ यह हर रोज होगा, क्योंकि हम दोनों अपनी हर चीज एक दूसरे से बांट कर ही इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से हम दोनों पत्नियों भी बांट कर ही इस्तेमाल करेंगे। यह बात सुनना था कि मेरे शरीर में कपकपी पैदा हो गई और फिर अपने आप ही मेरा हाथ उठा अपने पति के गालों पे गहरी छाप छोड़ गया। अब यह मुझे हैरान भरी आंखों से देख रहा था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं उन्हें थप्पड़ मारूंगी, बल्कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने पति का सर ही फोड़ दूं। मैं गुस्से से चिल्ला रही थी और कहने लगे, आपने मुझे क्या लवारिस समझा है? मैं आपके भाई के साथ हर रात गुजारूं? आप जैसे घटिया इंसान के साथ मैं अब एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगी। यह बोलकर मैं फौरन वॉशरूम जाने लगी। इससे पहले कि मैं वॉशरूम जाती, मेरा पति मुझ पर हावी हो चुका था और मेरी सारी बची खुची हिम्मत भी पल में दम तोड़ गई थी। वह दोनों भाई ही जंगली थे। बिल्कुल उन लोगों में एहसास नाम की कोई चीज नहीं था। शाम के वक्त मेरी आंख खुली। मेरे पास मेरी जेठानी बैठी हुई थी। मैं बिना कपड़ों के बाहर पड़ी हुई थी। उसकी शर्मिंदगी निगाहें और चेहरे को देखकर मुझे समझ में आ गया था वह ये सारी चीजें के बारे में जानती है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, आप ये सब कुछ कब से बर्दाश्त कर रही हैं? मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तो वह मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, जब से मेरी शादी हुई है तब से। फिर कहने लगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम्हारा पति जो तुमसे इतना प्यार करता था, उसके बावजूद उसने तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करवा दिया। मैंने उसकी बात सुनी और बोली, इंसान सब कुछ बदल सकता है, लेकिन वह अपनी फितरत कभी भी नहीं बदल सकता है। मुझे तो हैरत है, जब आपके साथ यह सब कुछ इस घर में हो रहा था तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आपको चाहिए था कि उन दोनों के खिलाफ आवाज उठाए और यह रिश्ता खत्म करके चली जाती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन दोनों को बढ़ावा दिया, और जिसका शिकार आज मैं भी हो गई। मेरी यह बात सुनकर मेरी जेठानी कहने लगी, तुम शहर की लड़की हो, तुम्हें यह सब कुछ बातें समझ आती है, लेकिन मैं गांव की लड़की हूँ। अगर मैंने ऐसी कोई बात की तो मेरा पति मेरी बात पर कभी भी यकीन नहीं करेगा, और मैं यह नहीं चाहती कि मेरा घर तबाह हो। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरा दिल किया कि अभी के अभी इस औरत का मुंह मैं थप्पड़ से लाल कर दूं। ऐसी ही औरतें मर्दों को बढ़ावा देती है और गलत कामों में। अब मैं अपनी जगह से उठी और गुस्से से उन पर चिल्लाते हुए कहने लगी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रही हो। अगर आप पहले से ही इन सब चीजों को रोक देती तो आज ये सब कुछ नहीं हुआ होता। आपकी एक बेटी है, अपनी बेटी के लिए सही कुछ तो करती, लेकिन आप अपने आप को उन दोनों मर्दों के बीच में बर्बाद कर रही थी। मेरी बात से जेठानी शर्मिंदा हो गई थी और शर्म से उनका सर झुक गया था। मैं अपनी जगह से उठी और बाथरूम में फ्रेश होकर अपना सामान पैक करने के लिए लगी। मेरी जेठानी मुझे देखकर पूछने लगी कि क्या कर रही हो? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, अपने घर आ गई। घर आने के बाद मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सवाल किया, लेकिन मैंने उनको यही कहा कि जिसको आपने मेरे लिए चुना था वो एक दरिंदा निकला, और उस दरिंदे ने मेरी जिंदगी तबाह कर दिया। थोड़ी ही दिनों के बाद मैंने अपने पति से डाइवोर्स ले लिया। मैं उस दरिंदे इंसान के साथ बिल्कुल भी अपनी जिंदगी गुजार नहीं सकती थी, जिसको इंसानियत के शब्द के बारे में पता भी नहीं था। फिर कुछ साल बाद मुझे मालूम हुआ मेरी जेठानी भी अपनी बेटी के साथ उन दोनों जानवरों से अलग हो गई थी, और उसने भी अपने पति से डाइवोर्स ले ली थी।
मैंने इस गांव में बहुत ही अच्छे और सुलझे इंसान भी देखे थे, लेकिन ये दोनों भाई बिल्कुल अलग ही थे। शायद कम उम्र में ही अपने माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी और ये दोनों भाई एक दूसरे से बहुत ही करीब थे और हर बार हर एक चीज एक दूसरे से शेयर करते थे और अपनी हर बात एक दूसरे को बताते थे। अब उनको यही इस लगा कि शायद पत्नी भी कोई चीज है, इसीलिए वह पत्नियों को भी आपस में बांट सकते हैं। लेकिन वह दरिंदा इंसान यह नहीं जानता था, हम औरतें भी इंसान हैं, ना कि कोई चीज। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।